Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Waqas Ansar, your English teacher. You see, English compulsory second year set 2. This is the paper we are going to discuss it today. Let's start this discussion. MCQ number 1. There are many dash still believe in superstitions. The correct relative pronoun to fill in the gap will be which, who, what and as. अब इसमें से अब देखें विच, हु और what तीनों रिलेटिव प्रोनाउन है और as रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। बहरहाल इन तीनों में से हु जो है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है, ऑप्शन बी। उसकी रीज़न ये है कि हु मोस्टली लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दे आर मैनी, विच और वट जो है यहाँ पे, ना ही एज, ये तीनों यहाँ पे फिक्स नहीं होंगे। हु इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। If the theme of a text is not limited to a particular culture but is relevant to all times and places, it is said to have an communal appeal, emotional appeal, national appeal, or universal appeal. तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि लिमिटेड नहीं है, और अगर लिमिटेड नहीं है टेक्स्ट तो इसका मतलब है कि ये यूनिवर्सल अपील होगी। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। कॉमन सेंस की बेस पे आप इसको सॉल्व करेंगे। डैश यू टेक अ टैक्सी, यू विल स्टिल मिस योर प्लेन। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस टू फिल इन द ब्लैंक विल बी इवन इफ, इन केस, ओनली इफ, मे बी। तो इसमें भी काफ़ी इजी है। इवन इफ़ ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि इन केस हम अगर लगाते हैं इन केस यू टेक अ टैक्सी यू विल स्टिल मिस योर प्लेन, यहाँ पे स्टिल का जो वर्ड है एम्फेसाइज कर रहा है, तो यहाँ पे इन केस नहीं लगाएंगे। इन केस एग्जांपल देने को के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ओनली इफ़ जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मे बी किसी भी सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है। इवन इफ़ जो है वो एम्फसाइज करने के लिए यूज़ किया था, तो इसलिए यहाँ पे इवन इफ़ सूटेबल ट्रांजिशनल डिवाइस होगा। नंबर 4, when he arrived, Zan noticed that the door was open. The underlined word is an example of anaphoric reference, cataphoric reference, क्रॉस रेफरेंस या लेक्सिकल रेफरेंस। अब यहाँ पे देखें तो मैं आपको समझा देता हूँ पहले कि एनाफोरिक और कैटाफोरिक रेफरेंसेस क्या होते हैं। एनाफोरिक रेफरेंस एक ऐसा रेफरेंस है जिसका हवाला टेक्स्ट में पहले आ जाए, और कैटाफोरिक रेफरेंस एक ऐसा रेफरेंस है जिसका हवाला टेक्स्ट में बाद में आए। बाकी क्रॉस रेफरेंस और लेक्सिकल रेफरेंस ऐसा सच कोई टर्म्स नहीं है जो यहाँ पे सूट करेंगी। तो एनाफोरिक, कैटाफोरिक और तीसरा एक्सोफोरिक रेफरेंस होता है, आमतौर पर वो भी पूछा जाता है। तो एक्सोफोरिक रेफरेंस वो होता है जिसका हवाला टेक्स्ट में मौजूद ना हो, कहीं और होगा, लेकिन जो टेक्स्ट गिवन है, जो लाइन गिवन है उसमें उसका हवाला मौजूद नहीं होगा। अब ये पढ़ रहे हैं जी, व्हेन ही अराइव्ड जैन नोटिस दैट द डोर वॉज ओपन। अब ही जो है वो जैन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो टेक्स्ट में जैन बाद में आ रहा है, बाद में आ रहा है हवाला, तो ये कैटाफोरिक रेफरेंस होगा, जैसे कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कैटाफोरिक रेफरेंस। मैंने आपको पहले बताया कि अगर हवाला पहले आ जाए तो फिर उसको हम एनाफोरिक रेफरेंस कहेंगे। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि जैन इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही ऑलवेज फॉलोज हिज पेरेंट्स या हिज टीचर्स, तो अब जैन का नाम पहले अगर आ गया और ही बाद में इस्तेमाल हुआ तो ये एनाफोरिक रेफरेंस हो जाएगा। एक्सोफोरिक रेफरेंस की एग्जांपल भी दे देता हूँ जो यहाँ पे ऑप्शन में मौजूद नहीं है, लेकिन अक्सर ये ऑप्शन में पूछा जाता है जब हवाला है ही नहीं। मसलन मैं कहता हूँ कि ही अराइव्ड एंड पिक्ड इट एंड वेंट अवे। अब इसमें ही कौन है और इट क्या है हमें नहीं पता, दोनों का पता नहीं है टेक्स्ट के अंदर कि ही कौन है और इट क्या चीज़ है, इसलिए इसको एक्सोफोरिक रेफरेंस कहेंगे। नेक्स्ट है नंबर 6, ट्रेडिशनल स्टोरी समटाइम्स पॉपुलरली रिगार्डेड एज हिस्टोरिकल बट नॉट ऑथेंटिकेटेड इज टर्म्ड एज
बैलेट, पैराबल, लेजेंड, एपिक। अब बैलेट क्या है? बैलेट तो सॉन्ग्स होते हैं जो ऐसी पोइम जिसको गाया जाए, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। पैराबल क्या होता है जी? पैराबल एक बहुत छोटी सी स्टोरी होती है और ये फिक्शन होती है, लेकिन ये इतनी छोटी सी स्टोरी होती है और उसमें बहुत हैवी थीम होता है, तो ये पैराबल भी यहाँ पे नहीं आएगी। लेजेंड एक ऐसी स्टोरी है जो कि हिस्टोरिकल होती है और पॉपुलर होती है। इसमें कोई लेजेंड होगा, कोई हीरो होगा, हेरोइक एक्शन करेगा, तो लेकिन ये ऑथेंटिकेटेड नहीं होती, इसलिए ये फिक्शन का पार्ट समझी जाती है। तो लेजेंड ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन डी एपिक लिखा हुआ है, तो एपिक एक लॉन्ग पोइम होती है, बहुत बड़ी पोइम होती है जिसमें बहुत ग्रैंड थीम होता है, एलिवेटेड उसका ट्रीटमेंट होती है, तो उसको एपिक कहते हैं। तो एपिक भी इसका आंसर नहीं है, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। Kiran comes home after her interview, runs to her bedroom, and slams the door. You can infer that dash. अब ये इन्फ्रेंस बेस्ड एक आधा एमसीक्यू ज़रूर पूछता है, तो आपने इन्फ्रेंस देखनी है। इन्फ्रेंस मतलब कि आप मौजूदा टेक्स्ट की रोशनी में नेक्स्ट जो पार्ट है उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो क्या हुआ जी? किरण घर आती है इंटरव्यू के बाद और भाग के सीधा अपने कमरे में चले जाती है, दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देती है, किसी से बातचीत नहीं करती है। तो हर इंटरव्यू वेंट वेल? नहीं भी, ये तो नहीं लगता। अच्छा इंटरव्यू होता तो वो किसी से बात करती और बड़े अच्छे मूड में होती। हर इंटरव्यू डिडंट गो वेल, बिल्कुल ये लग रहा है जी कि उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, जो उसने किसी से बात नहीं की, सीधे कमरे में गई है, दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। शी इज़ टायर्ड। टायर्ड वाला भी ऑप्शन जो है वो एज सच यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है। शी इज़ एक्साइटेड, ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। Number 8. The tourists were mesmerized to see the beauty of K2, and it was hard for them to take their eyes off it. Deduce the meaning of the underlined word. Vocabulary based MCQs आएंगे, और अच्छी बात यह है कि वो कॉन्टेक्चुअल होंगे, यानी कि उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसकी कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे उसका आंसर आप निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लाइंस के अंदर ही इसका आंसर मौजूद है कि टूरिस्ट है और मेस्मराइज हो गया है और K2 की ब्यूटी को देख के। इसका मतलब साफ नज़र आ रहा है कि K2 की ब्यूटी बहुत ज़्यादा थी और वो उसको देख के इतना मशहूर हो गया कि उसकी आंखें ही उससे नहीं हट रही हैं। तो थ्रिल्ड, शॉक्ड, स्पेल बाउंड, एक्साइटेड, चारों ऑप्शंस करीब करीब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा करीब ऑप्शन स्पेल बाउंड की है कि जिस पर जादू हो जाए, और वो फिर स्पेल बाउंड का मतलब है कि जादू ही असर हो जाए ना, कि उसकी आंखें ही उससे नहीं हट रही। थ्रिल वाला बंदा थ्रिल हो जाए तो ठीक है, खुश होता है, शॉक हैरानी के फीलिंग को, और एक्साइटेड इंतहाई खुशी की फीलिंग को शो कर रहा है। लेकिन स्पेल बाउंड जो है वो इन सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी शो कर रहा है, तो ये स्पेल बाउंड, मेस्मराइज्ड, लफ्ज़ी मतलब मेस्मराइज्ड का भी यही है कि जादू हो जाना। तो जादुई असर इतना, यानी कि इतना ज़्यादा खूबसूरत उसको लगा कि उसकी आंखें उससे ना हटी। नंबर 9. बीइंग इम्पीरियस ही एक्सपेक्टेड एवरीवन टू ओबे हिम। अब वो इम्पीरियस था और उसको ये लग रहा था कि हर कोई उसको ओबे करेगा, उसकी बात को, उसकी तामील करेगा हुक्म की। तो कौन सा वर्ड है जी? परम्पट्री, शॉर्ट टेम्पर्ड, वाइज, एबनॉर्मल। तो इम्पीरियस जो अपने आप को बुलंद समझे, अपने आप को बेहतर बेहतर समझे, और तहकुमाना जिसका अंदाज़ होता है, तो इम्पीरियल से इम्पीरियस। तो ऑप्शन ए परम्पट्री इज़ द राइट ऑप्शन होगा। नंबर 10 है, when the teacher was delivering his lecture, the students were all ears. The underlined expression can be best can best be replaced with observing carefully, involved wholeheartedly, टेकिंग नोट्स, लिसनिंग केयरफुली। चारों ऑप्शंस ठीक हैं, लेकिन बेस्ट रिप्लेसिंग ऑप्शन क्या होगी? ऑल ईयर्स, यानी कि पूरे कान से, पूरे ध्यान से सुनना। तो ऑप्शन डी लिसनिंग केयरफुली जो है वो तो मोस्ट सूटेबल वन है। बाकी तीनों भी सूट कर रही हैं, लेकिन द मोस्ट सूटेबल उसने पूछा हुआ है। तो इस तरह का भी MCQ आएगा जिसमें आपने कॉमन सेंस की बेस पे राइट ऑप्शन चूज़ करना है। नंबर 11. माई विलेज इज़ सिचुएटेड ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ डैश इंडस। तो द इंडस आएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। जितने भी नेम्स ऑफ रिवर हैं, नेम्स ऑफ लेक्स हैं, नेम्स ऑफ आइलैंड्स हैं, नेम्स ऑफ सीज़ हैं, नेम्स ऑफ माउंटेन्स हैं,
इनसे इनके साथ हम द यूज़ करते हैं आर्टिकल। मार्टी द क्लास क्लाउन मेड एवरीवन लाफ with his funny gestures. The underlined part of the sentence is used as a an. ऑप्शन ए है जी सब्जेक्ट फ्रेज, ऑप्शन बी है ऑब्जेक्ट फ्रेज, ऑप्शन सी है अपोजिटिव फ्रेज एंड ऑप्शन डी है एडजेक्टिव फ्रेज। तो इसका राइट ऑप्शन जो है, राइट आंसर वो है अपोजिटिव फ्रेज। अपोजिटिव फ्रेज क्या होता है, थोड़ा सा समझ लें कि ये एक सिनोनिम के तौर पर बिहेव करता है अपने से पिछले वर्ड से, जो कि नाउन या प्रोनाउन हो। अब ये मार्टी नाउन है, द क्लास क्लाउन जो है ये मार्टी का सिनोनिम है। सबको पता है कि मार्टी जो है वो क्लास क्लाउन है, और सुनने वाला जो है उसको ये नहीं कि ये ऑब्वियस होगा उसके लिए ये। मसलन मार्टी मेड एवरी वन लाफ विद हिज फनी जेस्चर्स, तो द क्लास क्लाउन एक एक्स्ट्रा चीज़ है और एक्सप्लेन कर रहा है, या यूँ कह लें कि वो एज अ सिनोनिम बिहेव कर रहा है अपने पिछले वर्ड का। तो ऐसा फ्रेज़ जो एज अ सिनोनिम बिहेव करे अपने से पिछले वर्ड्स के, तो उसको हम अपोजिटिव फ्रेज़ कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल और दे देता हूँ इसकी। जैसे कि अगर यूँ कहा जाए कि कायद आज़म द फादर ऑफ द नेशन इज़ या इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी, तो अब कायद आज़म इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी ऐसा भी कहा जा सकता था, लेकिन द फादर ऑफ नेशन जो है वो सिनोनिम के तौर पर यूज़ किया गया अपने से पिछले वर्ड के। तो इनसे इस लाइन में इस पिछला वर्ड कायद आज़म था, तो उसका ये सिनोनिम के तौर पर द फादर ऑफ नेशन यूज़ किया गया। तो द फादर ऑफ नेशन इसमें पॉजिटिव फ्रेज हो जाएगा। नंबर 13, वन मस्ट ऑलवेज बी अवेयर ऑफ डैश ड्यूटीज़। तो करेक्ट पोजेसिव फॉर्म कौन सी है? ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन है। वन मस्ट ऑलवेज बी अवेयर ऑफ वंस ड्यूटीज़। इसमें हिज या हर या हर्ज या देर्स नहीं आएगा। ऐसा सेंटेंस जो वन से स्टार्ट होता है उसमें फिर दोबारा से रिलेट करने के लिए हम वन ही यूज़ करते हैं, चाहे 2 दफ़ा 4 दफ़ा 6 दफ़ा जितनी मर्ज़ी दफ़ा रिलेट करना पड़े, हर दफ़ा हम वन से ही रिलेट करेंगे। मसलन वन मस्ट ऑलवेज बी अवेयर ऑफ वंस ड्यूटीज़ इवन इफ़ वंस ड्यूटीज़ आर वेरी हार्ड टू वन। तो यानी कि हमें हर दफ़ा वन को हिज या हर से रिप्लेस नहीं करना होगा, हम हर दफ़ा वन ही यूज़ करेंगे। स्टार्ट में अगर वन यूज़ करें तो बाद में भी जितनी दफ़ा भी रिलेट करना पड़े तो हम वहाँ पे वन ही यूज़ करेंगे। नंबर 14 है, यू डैश सी अ डॉक्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल वर्ब्स विल बेस्ट फिल in the blank if it is intended to be a piece of advice। बेटर ऑप्शन के लिए हैड बेटर हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी जो है, ये सारे के सारे कुड में हैड बेटर माइट ये चारों मॉडल वर्ब्स हैं, और यहाँ पीस ऑफ एडवाइस की बात हो गई या बेटर ऑप्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हैड बेटर यूज़ होता है। तो यहाँ पे आएगा यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, बेहतर होता कि तुम डॉक्टर को देखते, डॉक्टर को मायना करवाते। नंबर 15, दे प्लेड वेल एंड वॉन द गेम। अब अंडरलाइन वर्ड्स हैं प्लेड और वॉन, दोनों ही वर्ब्स हैं, और द अंडरलाइन वर्ब्स आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। दो ऑप्शंस हमें दो ब्लैंक्स फिल करनी है। ऑप्शन ए में है फाइनाइट नॉन फाइनाइट, ऑप्शन बी में है ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव, ऑप्शन सी में है रेगुलर इरेगुलर, और ऑप्शन डी में है मेन और ऑक्सिलरी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। कैसे? क्योंकि रेगुलर इरेगुलर, प्ले एक रेगुलर वर्ब है और विन एक इरेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब वो होता है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी पे एंड होती है। जैसे प्ले है तो उसकी सेकंड फॉर्म प्लेट बन जाएगी, थर्ड फॉर्म भी प्लेट बन जाएगी, तो ये ईडी एंडिंग है। और इरेगुलर वर्ब वो होता है जिसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी एंडिंग ना हो। जैसे विन है तो विन की सेकंड फॉर्म वॉन है, ईडी एंड नहीं, इसके एंड पे ईडी नहीं आ रहा, तो ये रेगुलर प्ले जो है ये एक रेगुलर वर्ब हो जाएगा, और विन की सेकंड फॉर्म वॉन है, ये इरेगुलर वर्ब हो जाएगा। बाकी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होते हैं? फाइनाइट मेन वर्ब को कहते हैं जिसकी चारों फॉर्म पॉसिबल हैं। नॉन फाइनाइट ऐसा वर्ब होता है जो एज अ वर्ब काम नहीं कर रहा होता बल्कि एज अ वर्बल काम कर रहा होता है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव, तो जिसका पैसिव वाइज बन जाए वो ट्रांजिटिव है, जिसका पैसिव वाइज ना बने वो इन ट्रांजिटिव है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है मेन और ऑक्सिलरी, तो मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब एक ही बात है।
और ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पी वर्ब को कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नंबर 16 लिखा हुआ है जी, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम अली वेंट आउट फॉर अ वॉक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल करेक्टली रिप्लेस द अनलाइन पार्ट? हैविंग बीन फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम, बी है हैविंग फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम, सी है हैव बीन फिनिशिंग द वर्क ऑन टाइम, और डी में लिखा हुआ है जी हैड फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट ऑप्शन है, इसमें ऑन टाइम आना चाहिए। हैविंग फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम, इसमें ऑन मिसिंग है लेकिन राइट ऑप्शन यही बन रहा है, बाकी ऑप्शंस इसको सूटेबल नहीं कर रहे। नंबर 17 है, आई विल बी एबल टू गेट इन ऑल दो आई हैव नो टिकट। तो अब ये अंडरलाइन पार्ट जो है देखना है कि वो क्या है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है या मेन क्लॉज है। तो ऐसी सिचुएशन में बड़ा आसान हो जाता है। सबसे पहले आप नाउन क्लॉज चेक कर लिए करें। तो नाउन क्लॉज चेक करने का तरीका ये है कि वो समथिंग या समवन से इसको रिप्लेस किया करें, अपने माइंड में समथिंग या समवन रखें और उसको पढ़ें। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई विल बी एबल टू गेट इन समवन या समथिंग, तो ये सूटेबल नहीं कर रहा, एज अ नाउन यहाँ पे बिहेव नहीं कर रहा। एडजेक्टिव क्लॉज ये है नहीं क्योंकि इससे राइट बिफोर कोई नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा। एडजेक्टिव क्लॉज के लिए लाजमी होता है कि उस क्लॉज से पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। तो बच गया एडवर्ब क्लॉज, तो ये एडवर्ब क्लॉज ही है। और मेन क्लॉज इसलिए नहीं है क्योंकि मेन क्लॉज हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। ये सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा बल्कि ऑल्दो से स्टार्ट हो रहा है, जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये एडवर्ब क्लॉज है। नंबर 18 लिखा हुआ है जी कि आइडेंटिफाई द फ्रेज एग्जाम्पलीफाइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स देखने हैं हमने। इसके लिए मैं अक्सर अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि सारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं, हमें ऐसा नहीं होता कि हम अपनी मर्ज़ी से उनकी तरतीब लगाएं, बल्कि उसका एक तरीका है, एक फार्मूला है। तो उसके लिए मैं एक एक्रोनिम बताता हूँ डोसैश कॉम्प का। डोसैश कॉम्प DOSASHCOMP, डोसैश कॉम्प। इसके लिए बाकायदा एक वीडियो भी मौजूद है इसी चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। बहरहाल डोसैश कॉम्प कैसे काम करेगा? D से डिटर्मिनर्स, O से ओपिनियन, S से साइज़, A से एज, SH इस से शेप, और कॉम्प C आता है नेक्स्ट। C से कलर, O से ओरिजिन, M से मटेरियल और P से पर्पस बनता है। तो हम देखेंगे पहले कि डिटर्मिनर लगना चाहिए, यानी कि या तो कोई यहाँ पे आर्टिकल होगा या फिर यहाँ पे न्यूमरल आएंगे। तो आर्टिकल मौजूद है, एन लगा हुआ है, एन या आ, तो सबसे पहले आर्टिकल आ गया, चारों में ही है। उसके बाद सेकंड क्या है, एक्सपेंसिव लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एक्सपेंसिव, तो ये ओपिनियन बन जाती है। और थर्ड न्यू, एज बन जाती है। और फोर्थ लिखा हुआ है इम्पोर्टेड, ये इसका ओरिजिन बन जाता है। तो ये बिल्कुल डोसैश कॉम्प के फार्मूले पे चल रहा है, आ रहा है, तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। बाकी तीनों डोसैश कॉम्प के फार्मूले पे नहीं आ रहे। आपको समझ तब आएगी जब आप लिख के देखेंगे। मैंने आपको पहले इसका बता दिया एक्रोनिम, उसके नाम भी बता दिए, और डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप वो वीडियो देखेंगे जिसमें ये स्पेशली इसी काम के लिए बनाई गई है। तो ये आजकल एक आधा MCQ ऐसा आ रहा है, तो इसको देखिएगा। B, C और D डोसैश कॉम्प के फार्मूले पे फॉलो नहीं कर रहे हैं। नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एग्जाम्पलीफाइज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्डिस्टेंस। आसान है, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। आई विल हैव बीन शॉपिंग सिंस 3 PM। तो फ्यूचर में एक तो विल आना चाहिए, हैव बीन आना चाहिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए, और सिंस फॉर का इस्तेमाल होना चाहिए। यही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्डिस्टेंस होता है। नंबर 20 है, आई मूव टू लाहौर एट द एज ऑफ 10। ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन, ये करेक्ट प्रपोजिशन है। बाकी ऑन, बाय और अबव जो हैं ये करेक्ट प्रपोजिशन यहाँ पे नहीं है, फिक्स नहीं हो रही हैं। तो इस तरीके से आप 20 MCQs हैं, आपके पास 25 मिनट्स होते हैं। अब बबल शीट भी अलग से नहीं होती, तो सामने बबल शीट होती है, इसको फिल करना होता है। बस इसको मार्कर से फिल ना कीजिएगा, इसको बॉल पॉइंट से फिल कीजिएगा।
और अच्छे तरीके से पहले एमसीक्यूज़ पढ़ें स्टेटमेंट को, फिर एमसीक्यूज़ को भी पढ़ें और फिर सूटेबल द मोस्ट सूटेबल जो है उसको चूज़ करें, तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी। फिर भी इसके अलावा कोई बात अगर नहीं समझ आई तो आप इसमें टेक्स्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।